सो हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे जो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट जो लेक्चर था वहाँ पे जहाँ पे हमने एंड किया था। वो मैंने एक क्वेश्चन के साथ एंड किया था और वो क्वेश्चन था कि कोई भी एक सिस्टम है, अगर मुझे सिस्टम की स्टेट डिफाइन करनी है तो मैं सिर्फ उसकी एक कंडीशन हो सकती है कि जब वो सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में हो। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही हो। और प्रोसेस कब नहीं होती है? जब सिस्टम और या उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? जब सिस्टम डेड स्टेट में हो। डेड स्टेट में होने का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेम हो। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड है मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो कोई प्रोसेस भी नहीं होगी। तो इनकी सिर्फ दो ही कंडीशन है। अब सिस्टम डेड स्टेट में तो थर्मोडायनेमिक्स में होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो एक ही कंडीशन बचती है, यानी कि सिस्टम आइसोलेटेड हो। और सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो फिर कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही है। अगर प्रोसेस ही नहीं हो रही है तो हम उस प्रोसेस को ग्राफ में मान लेते हैं। कोई भी एक्स और वाई प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सिस्टम की। आपने देखा होगा कि ग्राफ्स में हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि सिस्टम एक ये स्टेट 1 में है और सिस्टम ये कुछ प्रोसेस करते हुए ये स्टेट 2 में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी x1 y1 थी और यहाँ पे जो हो गई वो x2 y2 हो गई। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टेट 1 मान लेते हैं कि ठीक है, सिस्टम के पास एक स्टेट 1 में एक सिस्टम था, उसका इक्विलिब्रियम में था वो, और फाइनली वो स्टेट 2 में पहुंच गया। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है। बट जब भी कोई प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है। प्रोसेस के बीच में तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता ना। जब अगर सिस्टम और सराउंडिंग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई प्रोसेस मतलब कोई स्टेट तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। फिर हम ये कैसे कोई डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कोई एक प्रोसेस दिखा सकते हैं? जैसे कि इसके जो हर एक पॉइंट्स हैं इसके, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ स्टेट्स डिफाइन कर रहे होंगे ये पॉइंट्स। तो एक प्रोसेस में हम स्टेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं जबकि कंडीशन ये मेरा जो क्वेश्चन था कि जबकि कंडीशन ये है कि स्टेट हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जबकि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। तो इसका आंसर ढूंढते हैं हम कि आखिर ये कैसे हम स्टेट को डिफाइन करते हैं। एक सेटअप लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मैंने एक सेटअप लिया। यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ वेट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे वेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक गैस रखी हुई है जिसके कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं, मान लेते हैं x1 और y1। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। x1 y1 ना मान के चलिए मान लेते हैं कि ये P1 V1 पे प्रेशर और इसका वॉल्यूम हमने डिफाइन कर लिया। और इस पे जो लोड लग रहा है वो लग रहा है W। ये एक्सटर्नल प्रेशर और इन सब का लोड मिला के मैं W मान रहा हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक इसकी जो स्टेट मैंने ये इक्विलिब्रियम में अभी ये सिस्टम, मतलब कि ये जो लोड लग रहा है सराउंडिंग, जो लोड लगा रही है इस सिस्टम पे, यहाँ पे सिस्टम मैंने ये गैस को लिया है, ठीक है। ये मेरी जो गैस है वो सिस्टम है। अब ये एक सेकेंड स्टेट में पहुँचता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे के सारे लोड्स को हटा देता हूँ एकदम से। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कुछ स्टॉप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि ये हमारा पिस्टन आके रुक जाएगा। तो ये स्टेट 2 में आके यहाँ पे रुक गया ये हमारा पिस्टन। अब ये जो गैस थी ये एक्सपांड हो चुकी है। अब ये एक अलग इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई, P2 और V2 में आ गई। तो अब ये इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं। अगर मान लेते हैं कि ये x और y हैं, ये इसको P और प्रेशर और V वॉल्यूम ही लिए हैं हमने, तो ये P और V में है। तो स्टेट 1 को मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, स्टेट 1 को ये यहाँ पे होगी कहीं, यहाँ पे इसका प्रेशर P1 और V1 होगा। स्टेट 2 को भी डिफाइन कर सकता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गई है P2 और V2 आ गई, ठीक है। बट ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में किस प्रोसेस के जरिए गया वो मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। इसके इन दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती हैं। तो उसकी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए मैं एक थोड़ी सी ट्रिक अपनाता हूँ, या फिर जो रिसर्चर्स ने उन्होंने ही सोची थी, सोचा होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको मैं मिटा देता हूँ। उन्होंने इसको, ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को बहुत इनफाइनाइट टाइम में किया, बहुत स्लोली होकर कराया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये छोटा सा वेट को हटाया, ये ऊपर का वेट हटाया। जैसे ही ये वेट हटाया तो अगली कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये जैसे ही ये स्मॉल वेट को हटाएंगे हम, तो यहाँ पे छोटा सा स्मॉल बहुत कम अमाउंट में प्रेशर इंडिफरेंस क्रिएट होगा। तो जैसे ही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये पिस्टन बहुत स्लोली बहुत करेगा। तो मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा मूव किया कुछ इस तरह से, ये मूव कर गया,
जैसे ही हमने ये स्मॉल वेट को हटाया तो अब इसका जो अगला प्रेशर आ गया वो मान लेते हैं कि वो पी डैश आया, वो आएगा हमारा P1 माइनस dP, बहुत स्मॉल चेंज आया है। और जो अगला वॉल्यूम आया V डैश वो आ गया हमारा V1 प्लस dV, ये वॉल्यूम में चेंज हो गया, बहुत छोटा सा। ठीक है, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टेट हुई है बहुत छोटी सी प्रोसेस हुई है। अब ये छोटी सी प्रोसेस हुई है तो इस प्रोसेस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये कंडीशन P डैश और V डैश जो अगले जो मुझे स्टेट मिली है सिस्टम की, वो मैंने एक पॉइंट के ज़रिए डिफाइन कर दिया कि मान लेते हैं कि ये मेरी P डैश और V डैश, ये मेरी एक अगली स्टेट आ गई। अब क्या हुआ, मैंने एक ये दूसरा वेट भी हटा दिया। अब जैसे ही दूसरा वेट हटाया फिर ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर थोड़ा सा अगली जो कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम की वो आई जाएगी, P डबल डैश V डबल डैश आ जाएगी। तो वो मान लेते कि वो मुझे कुछ इस तरह से पॉइंट मिला। तो मैं धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को ऑकर करा रहा हूँ। अब स्लोली कराने से क्या हो रहा है कि मुझे इस प्रोसेस के बीच में अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट्स मिलती जा रही हैं सिस्टम की। तो मान लेते हैं कि ये प्रोसेस को मैंने बहुत टाइम में कराया, बहुत सारे वेट्स थे, यहाँ पे तो 3 ही दिख रहा है, मान लेते हैं कि बहुत सारे वेट्स हैं, उनको मैं कराता गया और मुझे एक एक इक्विलिब्रियम स्टेट्स मिलती गई और मुझे कुछ इस तरह से ये पॉइंट्स मिले। अब ये इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये मुझे एक प्रोसेस मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम या फिर क्वासी स्टैटिक, और इसको रिवर्सिबल भी कहते हैं। तो अब जब भी आपको किसी भी सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जब भी इंटरेक्शन हो रहा होगा और वो अगर किसी भी प्रोसेस डिफाइन कर रखी है ग्राफिकल सिस्टम में, तो आपको हमेशा मान के चलना है कि वो जो प्रोसेस है वो या तो क्वासी इक्विलिब्रियम होगी या फिर क्वासी स्टैटिक होगी और वो हमेशा रिवर्सिबल होगी। तो ये शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि जब भी हम प्रोसेस को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उस प्रोसेस को हमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ऑकर करा के देखना पड़ेगा या करना पड़ेगा, तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। या और जो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी इरिवर्सिबल होती हैं। तो उन प्रोसेस के बीच की स्टेट्स हमें पता नहीं होती हैं कि बीच में वो उसने कौन कौन से स्टेट्स के होते हुए गया है। वो ये जो मेरा क्वेश्चन जहाँ पे हमने छोड़ा था उसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है इफ़ सिस्टम ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी एंड इफ़ द सिस्टम बी इज़ ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी देन सिस्टम ए एंड बी बोथ द सिस्टम्स विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है सी, इसका टेम्परेचर है T1, इसी के ऊपर मैंने रख दिया एक और सिस्टम A, इसका टेम्परेचर है T2 और इन दोनों के मैंने कुछ सेपरेट करके रखा है। मतलब ये A और B जो सिस्टम है ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं अभी। ये सिस्टम B है, इसका टेम्परेचर T3 है। तो अब A और C कांटेक्ट में है, B और C भी कांटेक्ट में है, बट A और B अभी कांटेक्ट में नहीं है। तो A और C कांटेक्ट में है तो इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक, ये तीनों जो हैं A और C कांटेक्ट में है तो इन दोनों का टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ T पे आके ये रुक गए। एक टेम्परेचर, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ गया T, मान लेते हैं कि ये A, B और C का। तो होगा क्या, अब A और C ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब अगर मैं A और B इन दोनों को भी आपस में जोड़ देता हूँ इस कंडीशन के बाद, अगर मैं A और B मान लेते हैं और ये B है, अब इन दोनों को भी मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि इनके टेम्परेचर तो तीनों के सेम हो गए ना, क्योंकि ये A C के साथ इक्विलिब्रियम में था, B C के साथ इक्विलिब्रियम में था, यानी कि C का जो टेम्परेचर होगा वही A का होगा और जो B का होगा वही C का है। तो ये तीनों के आपस में सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ तो इन दोनों का भी टेम्परेचर तो सेम है, तो हीट का फ्लो होगा ही नहीं, हीट का फ्लो नहीं होगा, तो यानी कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ज़ीरोथ लॉ यही है, अगर सिस्टम A इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C एंड सिस्टम B इज़ ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C, देन A एंड B बोथ द सिस्टम्स विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट लॉ के पास, जहाँ से थर्मोडायनेमिक्स की कहानी स्टार्ट होती है असली। इसका हम ओरिजिन देखते हैं जो कि जूल्स एक्सपेरिमेंट से हुआ था। जूल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, पूरा का पूरा वाटर के साथ फिल्ड था, ये आइसोलेटेड था पूरा का पूरा। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक स्टिरर लगाया, कुछ भी इसको, एक तो थर्मोडायनेमिक्स की दिक्कत ये होती है कि इसमें जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो समझ नहीं आते हैं। मतलब सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और पता नहीं क्या क्या। मतलब इस सेटअप को मैं सिंपली आपको समझाऊं,
आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, आपने कभी भी जूस बनाया होगा अगर ग्राइंडर में, तो आप जूस को अगर कोई भी मौसम्बी का जूस बनाते हैं तो मौसम्बी को आप फ्रिज से निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है। अब जैसे ही आप उसको ग्राइंडर में डाल के उसको मिक्सी में डाल के आप उसको जूस निकालते हैं, तो जैसे ही आप उसको स्टीयर करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है कुछ, तो वो उस पर वर्क करती है, वो वर्क ट्रांसफ़र हो जाता है किस में, हीट में। यानी कि अगर आप पानी को भी अगर मिक्सी में डाल के अगर घुमाएंगे तो कुछ टाइम बाद अगर देखेंगे कि पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, यानी कि वर्क आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, हीट में। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी ये वाटर लिया, इस पर एक स्टीरर लिया, मतलब जिसके साथ इसको घुमा सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने इसमें वर्क कुछ इनपुट किया W, अब इसको घुमाया उन्होंने, कुछ घुमाते गए और कुछ टाइम बाद देखा कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि T1 से, इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 था और इसका जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो हो गया T2 हो गया। अब हुआ क्या, एक और सेटअप लिया, सेम वाटर था। अब इसका जो टेम्परेचर, जो मेरा सेम सेटअप था, मेरा पानी सेम था, इसका भी टेम्परेचर T1 था। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हीट किया, मैंने इसमें Q अमाउंट की हीट सप्लाई की। अब मैंने जब इसमें Q अमाउंट की हीट को सप्लाई करूंगा इसमें, तो उतनी ही सप्लाई की मैंने कि इसका टेम्परेचर जो T1 से था वो T2 तक पहुंच जाए, तो इसका भी टेम्परेचर जो था वो T2 तक पहुंच गया और Q अमाउंट की हीट सप्लाई की मैंने। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले जो साइंटिस्ट थे उनको लगता था कि हीट और वर्क दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि हीट और वर्क अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट वो सिस्टम पे इफेक्ट सेम लेके आती हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड किया इस सिस्टम में, मतलब हमने सिर्फ इसको घुमाया, हीट वीट कुछ प्रोवाइड नहीं की, बट फिर भी घुमाने से भी इसका टेम्परेचर जो T1 था वो T1 से T2 पहुँच गया। मैकेनिकल जो हमने वर्क इनपुट दिया वो भी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज़ किया। और दूसरा, इस टेम्परेचर इंक्रीज़ में हीट के ज़रिए भी कर सकता हूँ, मतलब हीट प्रोवाइड करके भी कर सकता हूँ, मतलब हीट और वर्क ये दोनों के दोनों चीज़ें सिस्टम पे सेम इफेक्ट देती हैं। तो ये तो हमारा हो गया ये सेटअप का। अब इसको हम थोड़ा सा देर के लिए कैंसिल कर देते हैं। अब अगला क्या किया उन्होंने, यहाँ पे ठीक है इसका टेम्परेचर T2 तक पहुँच चुका था, यहाँ पे W अमाउंट का वर्क दिया हमने। अब उन्होंने क्या किया, पूरा जो सेटअप था, इसका जो स्टेटर था वो निकाल लिया और इसको T1 टेम्परेचर के सराउंडिंग में ले आए, मतलब कि जो कि इनिशियली टेम्परेचर जो था इस सिस्टम का उसी सिस्टम पे ले आए। अब क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे था, T2 पे ये पानी था, तो अब ये जब लोअर टेम्परेचर पे पहुंचेगा यानी कि T2 से T1 आएगा तो कुछ हीट को रिलीज़ करेगा ये। अब इसने मान लेते हैं कि Q अमाउंट की हीट को रिलीज़ किया, तो इसने जो अमाउंट की हीट को रिलीज़ किया और जब उन्होंने मेज़र किया तो उन्होंने देखा कि जो वर्क जो प्रोवाइड किया था वो W और ये Q ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो ये सेम चीज़ यही है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। वो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब कि सिस्टम एक स्टेट 1 से अगर स्टेट 2 में जाता है और इससे स्टेट 2 से अगर स्टेट 1 में आता है, तो उनके बीच में जो नेट हीट और वर्क का इंटरेक्शन होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे। यानी कि हमने जो मान लेते हैं कि ये T1 से T2 स्टेट में पहुंचा, हमने जो वर्क प्रोवाइड किया वो बराबर होगा जब ये सिस्टम T2 से T1 में पहुंचा। अब इसको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ नेट हीट एंड वर्क ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम and surrounding in a thermodynamic cyclic process is 0। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ग्राफिकली क्या कहता है ये, मान लेते हैं कि ये मेरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम एक स्टेट थी, ये x और y ये सिस्टम की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, ये x1 y1 ये एक स्टेट नंबर 1 पे है, ठीक है। अब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंचा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज हुआ x2 y2। अब ये जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंचा तो हमने कुछ इसमें वर्क प्रोवाइड किया, W अमाउंट का वर्क, वो वर्क है 1 से 2 स्टेट में जब पहुंचा तो हमने स्टेट वर्क 1 से 2 में कितना वर्क इसमें प्रोवाइड किया वो है, ठीक है। अब ये स्टेट 2 से स्टेट 1 में पहुंचा तो जब ये वापस आया तो इसने कुछ हीट को रिलीज़ किया, ये मान लेते हैं Q2 to 1 है। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि W1 to 2 विल बी इक्वल टू Q2 to 1, यानी कि जो भी नेट इंटरेक्शन है इस साइक्लिक प्रोसेस में, यानी कि अगर ये सिस्टम 1 से 2 में जा रहा है और 2 से वापस 1 में आ गया,
तो इस प्रोसेस में जो भी नेट हीट का इंटरेक्शन होगा और जो नेट वर्क का इंटरेक्शन होगा वो हमेशा बराबर होगा। तो इसको अगर हम लिखें यानी कि समेशन ऑफ हीट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन इन ए साइकिल, यानी कि किसी भी साइकिल में जो नेट इंटरेक्शन होगा हीट और वर्क का वो बराबर होगा। अब इसको अगर मैं एक इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट विल बी इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क। अब मान लेते हैं कि ये हीट और वर्क जो भी साइक्लिक इंटीग्रेशन लिखा है मैंने वो बहुत स्मॉल प्रोसेस के लिए है, बहुत इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस के लिए है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको डेल क्यू विल बी इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। यहाँ पे डेल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हीट और जो वर्क है ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। अब पाथ फंक्शन क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तो आपको फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी आपकी खर्च होगी या फिर स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी आप किस पाथ के ज़रिए गए। अगर आप लिफ्ट लेके जाते हैं तो आपको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आप अगर सीढ़ियों से जाते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और अगर आप पीछे से पाइप से चढ़ के चले जाते हैं तो और भी ज़्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो स्टेट पे डिफाइन नहीं कर रही है एनर्जी, यानी कि आप किस रास्ते से जाते हैं दो स्टेट्स के बीच में उस पर डिपेंड कर रही है वो चीज़। तो जो हीट और वर्क हैं ये दोनों भी पाथ पे डिपेंड करते हैं। अब मानते हैं कि मैं इसको इस तरफ लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज़ 0, तो इसका मतलब है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हमेशा कोई भी पॉइंट फंक्शन है उस पॉइंट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। यानी कि ये जो डिफरेंस है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, इन दोनों ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस हम कोई ना कोई एक पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि जैसे कि कोई एक पॉइंट फंक्शन है डी एक्स है, अगर इसका मैं साइक्लिक इंटीग्रेशन लिखूं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स विल बी 0। ठीक है, अगर डी एक्स एक पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन, अब पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन जो कि स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी, आप जितनी ऊपर हाइट लेके जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो डिपेंड नहीं करेगी कि आप एच हाइट पे किस पाथ के ज़रिए गए, आप लिफ्ट से जाइए, आप या सीढ़ियों से जाइए, आप पाइप से चढ़ के जाइए, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी फर्स्ट और फिफ्थ फ्लोर के बीच का जो हाइट कितनी है। तो ये सिर्फ इस स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं पॉइंट फंक्शंस। तो पॉइंट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इन दोनों का जो हीट और वर्क का जो डिफरेंस है वो एक पॉइंट फंक्शन है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। अब ये जो डी एक्स है ये क्या होती है, ये है हमारा डी ई, ये इसको कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। एक और चीज़ देखते हैं कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समेशन, मतलब नेट है हीट इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू, या फिर इसको मैं अगर डेल डब्ल्यू के इधर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरा 0। एक जगह मैं लिख रहा हूँ कि द नेट इंटरेक्शन हीट इंटरेक्शन माइनस नेट वर्क इंटरेक्शन इज 0, और एक जगह लिख रहा हूँ कि मैं हीट और वर्क का दोनों का डिफरेंस जो है वो एक इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साइकिल में तो जो हीट है और वर्क है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 0 आ रहा है अगर हम साइकिल की बात करें, बट अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में एक इंटरनल एनर्जी कहाँ से ये आ जाती है। तो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक पिस्टन है, यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसकी कोई एक स्टेट है, मान लेते हैं कि P1 V1 एक स्टेट पे है ये कोई भी। अब इसको मैं अगर यहाँ पे हीट प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे हीट देता हूँ मैं, ये जो यहाँ पे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है, इसको मैं और लिख देता हूँ। अगर मैं एक कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो वो होगा क्यू माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। ये एक प्रोसेस की बात हो गई, यानी कि Q1 to 2 माइनस W1 to 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। यानी कि अगर कोई प्रोसेस है, यानी कि सिस्टम अगर फर्स्ट स्टेट से स्टेट 2 में गया है तो उसमें जो मैंने हीट प्रोवाइड की तो वो किस किस में कन्वर्ट हुई। अगर मैं W वर्क को इस तरफ लेके जाऊँ तो Q1 से 2 में लेके जाऊँ तो W1 to 2 प्लस डेल्टा ई,
कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने एक प्रोसेस सिस्टम को अगर मैंने हीट प्रोवाइड की तो वो किन किन फैक्टर्स में डिवाइड हो गई। एक तो वो कुछ वर्क आउटपुट देगी मुझे और कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगी। तो वो कैसे होती है वो उसकी तरफ बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई एक सिस्टम था, ये स्टेट 1 में था, मैंने मान लेते हैं कि इसमें कुछ हीट प्रोवाइड की। जैसे ही मैं इसमें हीट को प्रोवाइड करूँगा तो होगा क्या, इसका जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लेते हैं कि इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 था, अब वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और कुछ देर बाद ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये पिस्टन को ऊपर की ओर धकाएगा। इस पोजीशन से अगर ये पिस्टन अगर इधर पे आ गया, मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ पे ये इतना ऊपर आ गया। अब अगर ये पिस्टन का मूवमेंट हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क भी किया है हमने, जो क्यू की अमाउंट की जो एनर्जी दी, इसको हीट दी, उस हीट ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। ठीक है, एक मान लेते हैं कि इसमें जो वर्क किया वो W1 से 2, एक तो वर्क कर दिया और दूसरा क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है इसका। तो टेम्परेचर बढ़ा है मतलब कुछ ना कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हुआ होगा। तो वो मान लेते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया वो आया E2 माइनस E1 आया। अब क्या हुआ, अब मैंने इस सिस्टम को वापस से जो भी था मैंने हीट को देना बंद कर दिया। ये जो Q1 से 2 तक हीट दी मैंने कि ये सब पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया और इसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ इतना चेंज आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने Q1 से 2 ये जो हीट दी वो किस किस में चेंज हुई, एक तो वर्क में चेंज हुई, वर्क डन इन 1 to 2 प्रोसेस प्लस E2 माइनस E1। अब क्या होगा, अब मैंने अगर इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मैं हीट को बंद कर देता हूँ, तो ये कुछ टाइम बाद अपनी ये इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। और जब इनिशियल स्टेट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे आएगा। अब जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो पिस्टन वर्क कर रहा होगा इस सिस्टम पे, मतलब कि जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग वर्क कर रही है अब सिस्टम पे। अब सराउंडिंग ने जब पिस्टन को नीचे धकाया तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम पे वर्क डन किया हमने। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो वर्क डन हुआ है माइनस W2 to 1, इसको नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि सराउंडिंग ने वर्क किया है इस पे। तो ये वर्क किस में, अब इसके जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर बढ़ा था इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर जब T1 पे आएगा तो हीट रिलीज होगी, और सिस्टम से जब हीट रिलीज होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। तो वो होगी नेगेटिव ऑफ Q2 to 1। ठीक है, और जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो अभी तो E2 थी, और जो फाइनल स्टेट में आएगा E1 में आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो लिखेंगे हम E1 माइनस E2। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखना, ये Q1 to 2 माइनस W2 to 1 विल बी इक्वल टू, ये E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज था वो सब कुछ कैंसिल हो गया। बचा क्या, वर्क डन इन 1 to 2 माइनस का Q2 to 1। अब अगर मैं वर्क डन, अगर मैं हीट को इस तरफ ले आऊँ और वर्क डन को उस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरा Q1 to 2 प्लस Q2 to 1 विल बी इक्वल टू वर्क डन इन 1 to 2 प्रोसेस प्लस वर्क डन इन 2 to 1। और इसी को मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ Q विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम साइकिल की बात करते हैं, कंप्लीट साइकिल की, यानी कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है और दूसरी स्टेट से फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो जो नेट इंटरेक्शन हीट और वर्क का होता है वो बराबर होता है, क्योंकि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में आ चुका है। तो उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो सब सेम ही हो जाएंगी ना, उनमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो नेट इंटरेक्शन ये बराबर होता है। बट जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में जो होता है वो Q माइनस W, जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो वो एक तो वर्क और उसकी इंटरनल एनर्जी, इन दोनों में डिवाइड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की मेजरली 3 चीज़ों में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और भी होती है बट मेजर हम 3 को ही कंसीडर करते हैं। कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस हो, सबसे पहले जो उसके पास इंटरनल एनर्जी होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी होती है वो होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम U से। सेकंड होती है, मान लेते हैं कि कोई भी फ्लूइड है, अगर वो फ्लो कर रहा है, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि कोई भी एक ओपन सिस्टम है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास, सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वो भी उसकी इंटरनल एनर्जी में काउंट होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी।
और अगर सिस्टम कोई भी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल, अगर हमने किसी एक हाइट पर रख दिया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये मेजरली 3 एनर्जीज होती हैं। अब आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, Q डेल Q विल बी इक्वल टू डेल W प्लस यहाँ पे डेल्टा U, ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा U कब हो जाती है, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होगी, जबकि सिस्टम क्लोज सिस्टम हो, यानी कि सिस्टम कोई भी फ्लो नहीं हो रहा हो, उसमें कोई भी किसी भी तरह का मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो सकती है उसकी, अगर वो एक ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है सिस्टम हमारा। तो मेजरली जो इंटरनल एनर्जी है, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो इसी जो इंटरमोलिकुलर एनर्जी है इसी को हम इंटरनल एनर्जी कह देते हैं। तभी से जो इक्वेशन है वो हम लिखने लगते हैं कि डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा यू है ये क्या है, स्टेट फंक्शन है और पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं इसके। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।